लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं ठीक है हो गया, बैंक ने बता दिया, मैं क्या करूं, ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। ये बैंक को पावर देता है कि ये आपका घर को छीन भी सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं, आपके घर पे कब्जा भी कर सकते हैं। 200 300 गज या 500 के गज के जो घर होते हैं बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं, जैसे कि 20 लाख 10 लाख कम से कम रुपए में कैसे घर खरीद सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल के इस दौर में लोगों का केवल एक सपना होता है और जिंदगी बिताने के लिए वो है अपना घर बनाना। लेकिन अपना घर बनाना इतना कोई आसान काम नहीं होता है, जिसके लिए आपको बहुत ही जद्दोजहद और मेहनत करना पड़ती है। कई बार आप इसकी मेहनत करते करते आप बैंक के पास भी जाते हैं क्योंकि लोन की व्यवस्था करने के लिए, और अगर लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उस लोन के साथ ही आप अपना घर बनवा पाते हैं, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं एक अच्छा घर बनवाने के। लेकिन आपको क्या ये बात पता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट आपने घर के जो लोन लिया है, उसमें कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत खतरनाक है और आपके गले का फंदा बन जाएगी आगे जाके। क्योंकि अगर आपने उन बैंक का लोन पूरा नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि मैं अपना घर बनवा रहा हूं और बैंक की ईएमआई आप भूल चुके हैं, आपने ईएमआई बैंक की नहीं दी है, तो उसमें कुछ पॉलिसीज ऐसी भी होती हैं, बैंक आपका घर आपका छीन लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका घर को छीन के नीलाम कर देगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको समझाने वाला हूं कि इससे चीजों से आप कैसे बचें और कैसे अपने घर को बचा पाएं। क्योंकि बैंक जब ये प्रोसेस शुरू करती है तो आपको कब पता चलेगा कि ये प्रोसेस आपके अगेंस्ट शुरू कर दिया गया है नीलामी का या उस घर को लेने का, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ही सारी बातें बता पाऊं, इसलिए मेरे इस टॉपिक पे काफी वीडियोस आएंगी, एक या दो या तीन या चार, कितनी वीडियोस आएंगी, जिसके बाद आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कैसे वो बैंक जब प्रोसेस शुरू करती है तो आपको कैसे समझ जाना चाहिए कि ये प्रोसेस आपके अगेंस्ट शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जब बैंक आपको लोन देती है और लोन देने के बाद जो प्रोसेस शुरू करती है, आप उसमें ईएमआई कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं तो आपका लोन एनपीए हो जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक को जो पावर देती है वो सरफेसी एक्ट 2002, ये बैंक को पावर देता है कि ये आपका घर को छीन भी सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं, आपके घर पे कब्जा भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं और आपके लिए भी कोई रेमेडीज होती हैं कि आप उस चीजों को प्रोसेस को शुरू भी करवा पाए, और शुरू करने से पहले आपको पता चल जाए कि बैंक ये प्रोसेस शुरू करने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरफेसी एक्ट का सेक्शन है 13 अंडर सेक्शन 2। ये जो होता है ये आपका पहला नोटिस आपको बैंक इशू करती है, जिसमें आपका सारा असेट्स और लायबिलिटीज दिखाती है कि आपने कितना लोन लिया था, कितना लोन उसका ड्यू है, कितने उसकी अमाउंट ड्यू है, या इंटरेस्ट उसमें कितना लग रहा है जो आपने पे नहीं किया है। इसके साथ होता क्या है कि लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं ठीक है हो गया, बैंक ने बता दिया, मैं क्या करूं, ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन भूल जाते हैं। यही आप गलती करते हैं कि आपको ये चीज भूलना नहीं है, क्योंकि जब सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कोई नोटिस आपके घर पे आता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है और आपको समझ जाना चाहिए कि बैंक आपके ऊपर हमला करने वाली है, आपके घर को छीनने वाली है, और आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों को समझदार हैं तो, क्योंकि अक्सर ये लोगों को जानकारी नहीं होती है, ना ही कोई इन चीजों को बैठ के उनसे डिस्कस करता है कि ऐसे एक्ट में क्या लिखा है या हम इस एक्ट के अंतर्गत कैसे बैंक को बचा सकते हैं, बैंक से बच सकते हैं और बैंक का लोन भी पूरा कर सकते हैं। इसलिए इन चीजों को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाली हर वीडियो के माध्यम से समझ सकें कि बैंक द्वारा कितनी खतरनाक चीजें चलाई जाती हैं, लेकिन आपको उन चीजों का पता नहीं होता है। तो हम बात करते हैं अपने एक्ट की। सरफेसी एक्ट 2002 में बना है और ये एक्ट बना गया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो बैंक के लोन्स को नहीं देते हैं, और बैंक उन पे कार्रवाई जब करती है तो उनके घर तक छीन लेती है, मकान छीन लेती है, प्लॉट होते हैं प्लॉट छीन जाते हैं, कारें बाइक स्कूटी छीन जाती हैं, और यहां तक कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी छीन जाती हैं इसी एक्ट के अंतर्गत। ये एक्ट को छोटा मोटा मत समझिएगा, इसके नोटिस को इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत छोटे नोटिस नहीं है। अगर 13(2) का नोटिस आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बैंक इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उसके बाद कुछ महीने बाद आपका नोटिस आएगा 13(4) का, यानी सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13 के अंडर सेक्शन 4। ये जो आपके पास जब नोटिस आए तो आप समझ जाना कि बैंक आपको पूरा लोन जो दिया है उसके अगेंस्ट आपकी प्रॉपर्टी अब लेने की पूरी तैयार है। और ये इसीलिए इशू करा जाता है कि आपको जानकारी हो जाए कि हम यानी बैंक उस चीज पे कार्रवाई करने जा रही है। और सबसे पहले जब बैंक कार्रवाई करने जाती है तो वो अपने एक डीएम ऑफिस में जाके अपना एक सूट भी फाइल करती है, जो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत ही होता है। डीएम उसको ट्रांसफर कर देता है अलग अलग कोर्ट्स में, जैसे कि एडीएम, एडीएम सिटी, एडीएम एफआर, इन चीजों में आपका सूट फाइल जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, जिसपे सुनवाई की जाती है कई दिनों तक। और सुनवाई करने के बाद अगर उनको लगता है डीएम को या एडीएम को ठीक है बैंक सही है अपनी जगह पे, तो वो आपके खिलाफ पुलिस प्रोवाइड कर देती है।
और उस पुलिस का काम ये होता है कि अगर आप उसका घर बैंक को ना दें अपना, जिसपे आपने लोन लिया है, तो उसको छीनने का, उसको लेने का, कब्जा करने का अधिकार बैंक को हो जाता है और पुलिस उसमें मदद करती है और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कुछ चीजें पता होंगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूनल बना हुआ है डीआरटी, डेब्ट एंड रिकवरी अपीलेंट ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल क्या कहता है? ये ट्रिब्यूनल ये कहता है कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई बैंक द्वारा की गई है और आपको पता है कि आप गलत नहीं है, बैंक ने कुछ आपके लोन की ईएमआई लेने के बाद भी उसको डिफॉल्ट कर रही है, या बैंक के पास आप ईएमआई पहुंची, बैंक अपने ट्रांजैक्शन में नहीं दिखा रही, पैसा कहां गया, पैसे का गमन तो नहीं हो गया। लेकिन इस चीजों को समझने के लिए आपको डीआरटी जाना पड़ेगा अपने राइट्स को पूरे करने के लिए। अब डीआरटी जो होता है ये एक ऐसा कोड बनाया गया है, स्पेशली इसी काम को करता है जो बैंक के सरफेसी एक्ट के लिए होते हैं काम, उनको अंजाम देता है और आप उसी की सहायता से मदद ले सकते हैं और अपने घर को या अपनी मकान, बिल्डिंग और या फिर अपनी गाड़ी वगैरह को बचा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं अलग अलग तरीके की कि आप टाइम टू टाइम करके अपने आप को कैसे सेफ, हल्के हल्के सीढ़ी दर सीढ़ी करते जाएं। लेकिन इस प्रोसेस को जानने के लिए आप भी तो इस प्रोसेस को समझें, तभी तो आप कर पाएंगे। आप ऐसा तो नहीं है एडवोकेट की राय हर समय लेते रहेंगे, हर समय अपने पैसे वेस्ट करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोई एडवोकेट फ्री में राय नहीं देता है। उस चीज को चार्ज ही एक एडवोकेट करते हैं अपनी नॉलेज का। वो नॉलेज आप समझिए क्या होती है। अब जब आप डीआरटी जाएंगे तो डीआरटी में अपनी सारी प्रॉब्लम सब बताइएगा कि आप किस वजह से ईएमआई नहीं दे पाई या इन्होंने आपके साथ कोई घोटाला तो नहीं करा है। वो सब चीजें जब दिखाएंगे तो डीआरटी उस चीज को सुनती है, यानी जजेस उस बात को सुनते हैं और आपके भी फेवर में भी फैसला दे सकते हैं या फिर बैंक के फेवर में भी फैसला दे सकते हैं कि बैंक सही है या आप सही है। लेकिन वो सब सुनवाई के बाद काम होता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसी बैंक के फायदे को लेते हुए आप कैसे अपने और घर को खरीद सकते हैं, या कम से कम घर अगर आपको रेट में खरीदना है, आपके पास घर नहीं है और आपके पास मिनिमम पैसे हैं, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इतने ही रुपए हैं, इससे ज्यादा रुपए नहीं है, लेकिन आपको घर खरीदना है एक अच्छा, तो आप इसी एक्ट के अंतर्गत जाके अपना घर भी खरीद सकते हैं। शायद ही ये बात आपको पता हो या किसी ने बताई हो, लेकिन मैं आपको ये हर वीडियो में आपको हर प्रोसेस बताऊंगा कि अपने आप को सेव करना, अपना दूसरा घर खरीदना और कम से कम रुपए में कैसे घर खरीद सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस घर को खरीदने का प्रोसेस क्या होता है, आप क्या प्रोसेस करेंगे जो आपको घर मिल पाएगा बहुत ही कम रेट में। आप समझिए 200-200, 300-300 गज या 500-500 के गज के जो घर होते हैं बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं, जैसे कि 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख ऐसे जमीनें मिल जाती हैं। लेकिन आपको बस पता ना होने की वजह से आप इन चीजों से दूर रहते हैं और यह चीज आप नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंस, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा ताकि और लोगों तक नॉलेज पहुंच पाए। थैंक यू।